हेलो फ्रेंड, सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिएगा, जो हम लोग का हिंदी शिक्षा शास्त्र का जो क्लासेस चल रही थी उसमें एपिसोड नंबर 15 लेके आ गए हैं। अभी तक आप एपिसोड नंबर 1 से 14 तक नहीं देखें, देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट में आपको सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग पीछे कक्षा में क्या टॉपिक देखे थे, तो मौखिक अभिव्यक्ति कौशल के बारे में हम लोग देख रहे थे। हम लोग जो भाषा कौशल के 4 रूपों का एक एक करके अध्ययन कर रहे हैं। तो मौखिक अभिव्यक्ति कौशल के आज कुछ और टॉपिक बचे हुए थे जिसको देखेंगे। ध्यान रखेंगे, ये जो क्लासेस हो रही है वो सहायक शिक्षक, शिक्षक और सीजीटी तीनों के लिए समान रूप से उपयोगी है। बहुत महत्वपूर्ण क्लासेस हैं। ये उन टॉपिकों को, उन जो सिलेबस के हिस्सों को हम लोग करा रहे हैं जो बाकी लोग स्किप कर देते हैं, या बुक में आपको स्किप मिलता है उसको हटा दिया जाता है, ध्यान नहीं देते। क्योंकि अभी आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन है वो फैक्ट वाले नहीं बन रहे हैं, अब कूट वाले क्वेश्चन बन रहे हैं, क्योंकि जितने फैक्ट वाले डायरेक्ट क्वेश्चन थे वो बन चुके हैं। तो अब जो व्यापम है वो क्या कर रहे हैं, नए क्वेश्चन बना रहे हैं थ्योरी के बेसिस पे, ठीक है। इसीलिए ये क्लासेस आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो थ्योरी मैं करा रहा हूँ वो आपके जो मार्केट में मिलने वाले बुक है उसमें आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और ध्यान रखेंगे आपको नोट्स भी बनाना है, क्योंकि ये जो नोट्स या जिसके थ्रू मैं आपको करा रहा हूँ ये आपको मार्केट में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग। तो चलेगा, आज 2-3 टॉपिक देखेंगे। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल के उद्देश्य देखेंगे, विशेषता देखेंगे, फिर अगला हम लोग देखेंगे पढ़ना या पठन कौशल में दक्षता, ठीक है। तो चलेगा, क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए, स्टार्ट करते हैं। जिन लोग भी अभी तक प्रैक्टिस बैच से नहीं जुड़े, जुड़ जाइए, क्योंकि अब समय आ चुका है। यही समय आपको तैयारी के साथ, प्रैक्टिस के साथ तैयारी करने का। नंबर नोट कर लीजिएगा। जिन लोग भी अभी तक प्रैक्टिस शुरू नहीं किए हैं वो पढ़ते पढ़ते प्रैक्टिस चालू करिए थ्योरी के साथ ही। नंबर नोट करेंगे 7583864461, 7583864461। स्क्रीन शॉट ले लीजिए। नंबर में क्लास के बाद आप मैसेज करके जुड़ जाइएगा। व्हाट्सएप में चलता है सारी चीज़ें, चलेगा। तो पिछले कक्षा में हम लोग ने देखा था कि जो मौखिक भाषा है उसी के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, अपने जो भाव को दूसरों तक पहुंचाते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल जिसको बोला जाता है, बोलने की जो कौशल है इसी के अंतर्गत आता है। तो चलिए इसका मेन उद्देश्य देखते हैं। आप लगातार क्लास देख रहे होंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे कि हम लोग कहाँ छोड़े थे पिछले क्लास में और कहाँ आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। देखेंगे, वह व्यक्ति सफल वक्ता नहीं हो सकता जिसमें स्पष्ट, शुद्ध, प्रभावपूर्ण एवं प्रभाव उत्पादक अभिव्यक्ति नहीं है। आप सभी को पता है कि शिक्षक में ये सारे गुण होने चाहिए। स्पष्ट बोलना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, प्रभावपूर्ण होना चाहिए, प्रभाव उत्पादक, ताकि बच्चे जब सुने उससे तो प्रभावित हो, उनको अपना आदर्श माने। तो ये टीचर में होना चाहिए, और टीचर ही सबसे अच्छा वक्ता होता है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे, सबसे अच्छा वक्ता एक टीचर ही होता है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, ठीक है। टीचर के निम्न में से कौन सा गुण है या नहीं, ऐसा वाला क्वेश्चन आया हुआ है तो उसमें ये ऑप्शन रहता है कि टीचर एक सफल वक्ता होता है करके, ठीक है, या एक अच्छा वक्ता होता है तो करके, तो टीचर को अच्छा वक्ता माना जाता है, ठीक है। पहले ज़माने में लोग टीचर को बुलाते थे। कोई भी समस्या होता था गाँव में तो कौन सा सुलझा पाएगा, तो गुरुजी के पास चलते हैं, ठीक है। कोई कार्यक्रम होता है तो गुरुजी को माइक थमा दिया जाता था। तो सबसे एक अच्छा वक्ता के रूप में टीचर को माना जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया इसको, इसलिए मैं बार बार इसको बता रहा हूँ, ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इससे वह अपने व्यक्तित्व की छाप नहीं छोड़ सकता। मेन बात ये बोल रहा है कि अगर अगर कोई व्यक्ति सफल वक्ता नहीं है तो अपने व्यक्तित्व की छाप नहीं छोड़ पाएगा। अर्थात मौखिक अभिव्यक्ति का अर्थ एवं उद्देश्य बालकों में कुशल अभिव्यक्ति का विकास करना, ठीक है। अभिव्यक्ति मतलब समझो अपने आप को सामने रख पाना, अपने आप के जो भाव है उसको सामने वालों को समझा पाना, अपने अंदर के बातों को सामने वाले को समझा पाना, यही मेन है अभिव्यक्ति, ठीक है। चलिएगा आगे देखते हैं जो क्या क्या है। इसके उद्देश्य की बात करते हैं, पॉइंट वाइज पढ़ लेते हैं ताकि क्वेश्चन कूट वाले बनेंगे तो इन पॉइंट से ही बनेंगे, ठीक है। पहला देखेंगे, बालकों में स्वाभाविकता से बोलने की क्षमता उत्पन्न करना, मतलब खुद से वो बोलने लगे। आप देखे होंगे जो वनांचल वाले स्कूल होते हैं उसमें बच्चे बोल नहीं पाते, बार बार उनको बोलना पड़ता है कि बोलो बोलो, ठीक है, समझ में आया कि नहीं बोलो, या कुछ पूछोगे तो बोलते नहीं। तो ये नहीं करना है उनको, में खुद से स्वयं से स्वाभाविकता से बोलने की क्षमता उत्पन्न हो तथा सरल व स्पष्ट भाषा में परस्पर वार्तालाप की आदत डालना। ये हमारा मेन उद्देश्य है मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का, ठीक है। देखिए ये सारी चीज़ आपको स्कूल में करना है, इसीलिए हम लोग पढ़े, हमारे सिलेबस में रखा गया है। तो आपको समझना पड़ेगा कि बच्चों में हमको मौखिक अभिव्यक्ति कौशल
का विकास करना है, उसमें कौशल लाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे में आएगा। तो सबसे पहला बात है कि बच्चों में स्वाभाविकता से बोलने की क्षमता उत्पन्न करना। सारे कूट वाले क्वेश्चन में बनेंगे ना, जब आप प्रैक्टिस करेंगे टेस्ट बैच में तब आपको समझ में आएगा कि इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। दूसरा देखेंगे, बालकों में पूछे गए प्रश्नों के शुद्ध व उचित उत्तर देने की क्षमता का उत्पन्न करना। मतलब आप बच्चों से कुछ प्रश्न पूछे हैं तो बच्चा शुद्ध और उचित उसका उत्तर दे, ऐसे उनमें क्षमता उत्पन्न करना, ताकि जो वो बोल पाए। कई बच्चों को आंसर आते रहता है लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं, तो यही उनके डर को ख़त्म करना, उनके अंदर ये क्षमता उत्पन्न करना कि वो शुद्ध रूप से और सही उत्तर बोल पाए, यही तो है। ठीक है, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल। आगे देखेंगे, बालकों में शिक्षक से संकोच दूर करके व्यक्तित्व का विकास करना तथा भाषा अध्ययन की योग्यता का विकास करना। वही चीज़ें हैं, अलग अलग शब्दों में अलग अलग पॉइंटों में आपको बता रहे हैं, ताकि कूट वाले क्वेश्चन बनेंगे तो आप कोई भी लेवल के क्वेश्चन हो आपके सॉल्व हो पाए। वही चीज़ें इसमें भी बोल रहा है, बालकों में जो संकोच होता है, बालक बोल नहीं पाता, टीचर कुछ पूछता है तो कोई आके अधिकारी पूछता है तो वो शांत हो जाता है। तो बालकों में शिक्षक से संकोच दूर करके व्यक्तित्व को विकास करना तथा भाषा अध्ययन की योग्यता का विकास करना। ठीक है, अगर उनमें भाषा अध्ययन की योग्यता नहीं होगी तो वो बोल कैसे पाएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं, शब्दों को समझकर उनका उचित समय तथा उचित स्थान पर प्रयोग करने की क्षमता को विकास करने मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बच्चा को डिक्शनरी, अब आप वो डिक्शनरी पढ़ाने वाला डिक्शनरी, उनके दिमाग में एक डिक्शनरी टाइप का विकास करने की नए नए शब्दों को जोड़िए, ताकि उन शब्दों को वो प्रयोग कर पाए और उनका जो बोलने की क्षमता है, वक्ता है, वो एकदम स्पष्ट और प्रभाव उत्पादक बन पाए। ठीक है, कई बच्चे को आप देखेंगे इतने अच्छे अच्छे वाणी से वो कोई अधिकारी आता है जवाब देता है, अधिकारी खुश हो जाता है, और कई बच्चे रहते हैं जो बोल ही नहीं पाते आंसर जानते हुए भी। तो यही चीज़ें हैं, इन्हीं सब का विकास आपको बच्चों में करना है, तभी उनमें मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास हो पाएगा। अगला पांचवा पॉइंट देखते हैं, अपने दैनिक जीवन में बालक जो सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, उसे शुद्ध अर्थपूर्ण तर्क संगत व्यक्त करने की क्षमता का विकास करना। तो वही चीज़ है, जो बच्चा कुछ चीज़ नया सुन रहा है उसको वो एक्सेप्ट कर पाए, कोई पढ़ रहा है उसको समझ पाए, देख रहा है उसको समझ पाए और उसे शुद्ध रूप से अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर पाए, तर्क कर पाए उसमें। यही सारी चीज़ों का विकास करना ही मौखिक अभिव्यक्ति कौशल के उद्देश्य के अंतर्गत आता है। तो ये वाला पॉइंट हमारा कंप्लीट हुआ, 5-6 उद्देश्य है, इससे क्वेश्चन बनते हैं, आगामी बन सकते हैं। तो हम लोग उन सारी चीज़ों को ले के चल रहे हैं, जो नए क्वेश्चन जो बनते बोलते हो ना, वो वाला ये स्किप हो जाएगा, फिर नए क्वेश्चन आप नहीं बोलेंगे, यही चीज़ों से नए क्वेश्चन बनते। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, समय मत गंवाइए। आप ये सोचेंगे कि पहले अभी थ्योरी पढ़ लेते बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो बाद वाला समय आएगा ही नहीं, विज्ञापन आ जाएगा, फिर आपको 2 महीने, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने समय बचेगा, आप हड़बड़ा जाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस उस टाइम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो दबा के साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। तो शेड्यूल के अनुसार एक बेहतरीन ढंग से करने के लिए आप व्हाट्सएप से जुड़ जाइएगा, उसके साथ करिएगा। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है मौखिक अभिव्यक्ति की आवश्यकता। ठीक है, तो इसको समझना है कि हमको कब आवश्यकता पड़ती है, क्यों बच्चे को में हम लोग ये कौशल विकसित कर रहे हैं, क्यों मौखिक अभिव्यक्ति कौशल के लिए शिक्षक इतना प्रयास करेगा, क्या आवश्यकता है, क्यों करे। ठीक है, तो इसको पॉइंट के अनुसार पढ़ते हैं ताकि कुछ वाले क्वेश्चन बने तो आपसे समझ में आए। चलिए पहला पॉइंट देखेंगे, मौखिक अभिव्यक्ति से बालक में सुरक्षा की भावना का विकास होता है। भाई स्वाभाविक सी बात है, वो बोल पा रहा है मतलब वो उसके लिए सुरक्षित हो गया, सामने वाला कुछ पूछ रहा है, कहीं पे जरूरत पड़ेगा आगे दैनिक जीवन में तो बोल पाएगा, बोलने से ही बहुत सारी सुरक्षाएं उसको मिल जाती है। तथा परिवार और समाज बालक को स्वीकृति देगा, विश्वास, प्रशंसा और पुरस्कार के द्वारा सुरक्षा की भावना देते हैं। ठीक है, तो पहला है बच्चों में सुरक्षा की भावना का विकास करना, जो कैसे मिलता है, जब समाज उसको स्वीकृति देता है, उसको विश्वास देता है, प्रशंसा करता है, उसे कोई जवाबदारी देता है, पुरस्कार देता है, तो बालक में एक सुरक्षा की भावना आता है कि मेरा भी कोई वैल्यू है, कोई अस्तित्व है समाज में, एक कॉन्फिडेंस उसके में जागृत होता है। ठीक है, उसी लिए हमको मौखिक अभिव्यक्ति कौशल की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा, नए अनुभवों की प्राप्ति हेतु मौखिक अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। अब नए अनुभव के लिए आपको बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है नए अनुभव की प्राप्ति हेतु। तीसरा है वाक पटुता तथा शुद्ध उच्चारण हेतु मौखिक अभिव्यक्ति उपयोगी है। ठीक है, अगला देखेंगे, विरोध प्रदर्शन हेतु मौखिक अभिव्यक्ति श्रेष्ठ माध्यम है। आप किसी भी चीज़ आपके साथ गलत हो रहा है, जब तक आप मुंह नहीं खोलेंगे, जब तक आप बोलेंगे नहीं, जब तक आप मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से आप बात नहीं करेंगे, तब तक आप उसका विरोध कैसे करेंगे। तो किसी भी चीज़ का विरोध करना है तो आपको सबसे पहले आपको मौखिक अभिव्यक्ति का कौशल का विकास होना चाहिए, तभी आप अच्छे से बातों को रख पाएंगे, विरोध कर पाएंगे। ठीक है, चलिए पांचवा, आत्म प्रदर्शन के लिए मौखिक अभिव्यक्ति अच्छे अवसर प्रदान करती है।
तो आत्म प्रदर्शन है अपने आप के अंदर के जो भाव हैं, जो आपकी काबिलियत है, उसको सामने वाले के पास रखना है। तो सबसे पहले मेन होता है आप जो बोल रहे हैं, आपकी वाणी ही आपको प्रेजेंट करती है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने वाणी को अच्छा रखिए, शुद्ध रखिए, स्पष्ट रखिए, क्योंकि आपका पूरा व्यक्तित्व उसी से दिखता है। आप किन वाणी किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, सामने वाले के लिए, तो उसी से ही वो आदमी आपको जज करता है, उतना आपको वैल्यू देता है। सभी चीज़ें डिपेंड है मौखिक अभिव्यक्ति कौशल पे, ठीक है। इस बात को अच्छे से समझिएगा। एक शिक्षक के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है अपने अंदर भी विकास करना कि मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का, ताकि आप अगर अच्छे से बात करेंगे, अच्छे सुस्पष्ट शब्दों का प्रयोग करेंगे, तो उससे बच्चे प्रभावित होंगे, प्रभाव उत्पन्न होगा उनमें, और वो आपका नकल करेंगे, आपको एक आदर्श मानेंगे और अपने में भी इन कौशलों का विकास करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिएगा अगला देखेंगे। तीसरा पॉइंट हमारा है, तीसरा टॉपिक है मौखिक भाव प्रकाशन। बोलना कैसे बोलते हैं, क्या क्या ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो देखिए मौखिक भाव प्रकाशन अर्थात बोलने की शिक्षा देते समय निम्न बातों पर ध्यान देना। ये आपके लिए है कि आप किसी को सिखा रहे हैं, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का ज्ञान दे रहे हैं, तो उस समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। पहला, बालकों को शैशवावस्था से ही बोलने की शिक्षा देना प्रारंभ कर देनी चाहिए। तो ये स्वाभाविक सी बातें तो होता ही है, स्वाभाविक क्रिया के अंतर्गत आ जाता है कि बच्चा शैशवावस्था में ही घर में सुन के बोलने लगता है, उनको कोई सिखाया नहीं जाता, वो अपने आप ही शब्दों का उच्चारण करने लगता है सुन के, ठीक है। ये होता ही है। उस समय आपको ध्यान देना है कि स्पष्ट बोलने के लिए उनको प्रेरित करना है, छोटे छोटे बच्चों को अच्छे अच्छे शब्द सिखाना है, ठीक है। तो अच्छे अच्छे शब्दों को सिखाना है, तो ये मेन उस पर फोकस कर रहा है कि शैशवावस्था में से ही बोलने की शिक्षा देना प्रारंभ कर देनी चाहिए। बच्चा स्वाभाविक रूप से तो बोलता ही माँ पापा से स्टार्ट करता है, मम्मी पापा से। अब उसके बाद वो जो जो शब्द आप यूज़ करेंगे उसको सुन सुन के वो प्रयोग करते हैं, तो अच्छे शब्दों का शिक्षा उसी समय से देना प्रारंभ कर देना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। तो दूसरा पॉइंट देखते हैं, प्रारंभिक अवस्था में बालक के उच्चारण व भाषा की अशुद्धता पर विशेष ध्यान न देकर धारा प्रवाह के साथ आत्मिक प्रकाशन करने की योग्यता पर विकास पर बल दिया जाए। मतलब समझें, बच्चा बोल रहा है तो आपको बार बार टोकना नहीं है कि उच्चारण शब्द सही कर ले, कि अशुद्ध शब्द बोल रहे हैं, आपको बस ये ध्यान देना है कि वो धारा प्रवाह रूप से बोलना स्टार्ट करे, ठीक है। वही चीज़ें बोली हैं इसमें, ठीक है। चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं, बालक को बोलने के अधिकाधिक अवसर प्रदान किया जाए। जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न ना करें जिससे बालक को बोलने के अधिक अवसर प्राप्त हो। देखिए देखिए दोनों चीज़ें बोल रहा है, आप समझिए, बालक को बोलने के अधिकाधिक अवसर प्रदान तो किए जा बोल रहे हैं, लेकिन जानबूझकर ऐसी परिस्थिति ना उत्पन्न करें जिसमें बालक को बोलने के अधिक अवसर जानबूझकर आपको ऐसा नहीं करना बोल रहा है, लेकिन आप ऐसे गतिविधियां एक्टिविटी कीजिए जिसमें बच्चे को बोलने के लिए अवसर मिले, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भाषा सदैव क्षेत्रवाद, प्रांतीयता और व्याकरण आदि के दोषों से मुक्त होनी चाहिए। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है कि क्षेत्रवाद मतलब आप बोला जा रहा है कि आप मातृभाषा से फोकस हटा के जो मेन है हमारी हिंदी, हिंदी पे फोकस कीजिए, ठीक है, जो उसकी लोकल लैंग्वेज है उससे हट के, ताकि वो इन दोषों से मुक्त रहे, ठीक है। बाकी बच्चों को तो मातृभाषा में ही शुरू पढ़ाने के नियम नई शिक्षा नीति बोल रही थी। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, बालक जो जो बड़ा होता जाए तो उसके मौखिक भाव प्रकाशन में अशुद्धता उच्चारण को ठीक करते हुए चलना चाहिए। अब जैसे बच्चा बड़ा होते जा रहा है तो फिर आप उसमें सुधार करना स्टार्ट कीजिए। शुरू में आपको नहीं करना है, धारा प्रवाह गति से उसको बस बोलने देना है, लेकिन बाद में जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है उनकी जो उच्चारण अशुद्धियाँ संबंधित गलतियाँ हैं उसको ठीक करते हुए चलना है, ठीक है। तो ये हम लोग ने 3-4 पॉइंट देख लिया। आज क्या क्या देखे अभी हम लोग ने, सबसे पहले हम लोग ने देखा कि भाषा जो मौखिक भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है, किन किन उद्देश्यों के साथ हम लोग इसके कौशल की बात करते हैं। फिर सेकेंड हम लोग ने देखा मौखिक अभिव्यक्ति की आवश्यकता क्यों है, क्यों ज़रूरत है इस कौशल का विकास करना बच्चों में। फिर हम लोग ने देखा मौखिक भाव प्रकाशन बोलना, इसका शिक्षा देते समय किन किन बातों को शिक्षक को ध्यान देने की ज़रूरत है या पालकों को ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। अब इस पे अगला पॉइंट पे हम लोग आते हैं, मौखिक अभिव्यक्ति के अपेक्षित गुण या विशेषताएं। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं कुट वाले कि मौखिक अभिव्यक्ति कौशल के निम्न में से कौन सी विशेषताएं है या कौन सी नहीं है। दोनों निगेटिव पॉजिटिव दोनों बन सकते हैं, तो इसको ध्यान रखना। तो सबसे पहला क्या क्या विशेषताएं ध्यान देते हैं, पहला है निसंकोच बिना झिझक के बोलना। अब जिस बच्चे में मौखिक अभिव्यक्ति कौशल आ चुका है वो कहीं झिझकेगा नहीं। आप कोई भी अधिकारी आए, कोई भी टीचर आए, कोई भी आके पूछे, फटाक से वो आंसर देगा, ठीक है। तो ये गुण होता है,
तो निसंकोच, बिना झिझक के बोलना, शुद्ध उच्चारण, शुद्ध भाषा का प्रयोग, स्वाभाविक व स्पष्ट भाषा का प्रयोग, सशक्त भाषा का प्रयोग, व्यवहारिक भाषा का प्रयोग। ठीक है, तो इन सारी चीज़ें उनकी विशेषताएं, इसको ध्यान रखना है। एक एक पॉइंट आपको, आप मैं बार बार बोल रहा हूँ नोट्स बनाते चलिए। नोट्स बनाएंगे तो आप जब पेपर आएगा, जब 2 महीने समय रहेगा, आप बस पेपर पलटाएंगे, आपका रिविजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर अगला देखते हैं कथन की प्रभाविता। ठीक है, क्या क्या प्रभाव करता है? स्वराघात, अनुतान, स्वर, गति, यति, ध्वनि, इन सब चीज़ को प्रभावित करता है, ये बोलना चाह रहा है। मतलब ये सब चीज़ अच्छी होती है। कहाँ पे गति लाना है, कहाँ पे रोकना है, कहाँ पे स्वर का प्रयोग करना है, कहाँ पे ध्वनि नीचे होगा ऊंचा होगा, ये सारी चीज़ें की बात ये कहा है। आगे देखते हैं। उचित भाव भंगिमा या मुद्रा। आप स्वाभाविक से बात है, आप केवल बोलेंगे तो सामने वाला उतना प्रभावित नहीं होता है, लेकिन आपका जो फेस का एक्सप्रेशन है, भाव भंगिमा जिसको बोला जाता है हिंदी में, वो भी उसके साथ काम करे। आप जो बोल रहे हैं उसके साथ आपका हाथ चले, आपका फेस चले, तो वो ज़्यादा प्रभावशील रहता है। प्रवाह, ओजस्विता, ये सारे गुण हैं। ठीक है, अगला देखते हैं और क्या गुण है। विषय और भाव के अनुकूल भाषा का प्रयोग। तो जो विषय है उससे रिलेटेड आप भाषा का प्रयोग कीजिए। ठीक है, अवसरानुकूल भाषा, मतलब जैसा अवसर है उसके अनुकूल भाषा का प्रयोग। ठीक है, अवसरानुकूल भाषा बोल रहे थे, अवसर के अनुकूल, इसको संधि विच्छेद करेंगे क्या होगा? अवसर के अनुकूल। जैसा अनुसार अवसर है, जब बोला जा सकता है, जैसा कि जैसा सिचुएशन है, आप इसको समझिए, जिस टाइप का सिचुएशन उस टाइम उस भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, इसलिए विशेष ध्यान देने वाली बात है। अगला, भाषा में शिष्टाचार का पालन करना चाहिए। तो ये 10 विशेषताएं हैं जिसको आप बहुत अच्छे से इसको याद करके रखिएगा। क्वेश्चन बनेंगे इससे आगामी पेपरों में। ठीक है, हम लोग सभी को लेके चल रहे हैं, सहायक शिक्षक वाले भी के लिए ये उतना ही इंपॉर्टेंट है, शिक्षक के लिए, सीजी टेट वाले के लिए। ठीक है, जो भी अभी सीजी टेट का पेपर दे रहे हैं, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो अभी नए अभ्यर्थी हो, सारे लोगों के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए, तो ये हमारा खत्म होता है मौखिक अभिव्यक्ति कौशल। छोटा सा एक पॉइंट है पढ़ना या पठन कौशल, इसमें क्या दक्षता क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, सभी लोग को वैसे इस पता ही होगा कि पढ़ना या पठन कौशल में दक्षता होता क्या है। तो चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं नोट्स फॉर्म में। मैं आपको नोट्स फॉर्म में इसलिए पढ़ाता हूँ ताकि आपको नोट्स बनाएंगे रिवीजन करने में आसानी होगा। नहीं तो मैं अगर शॉर्ट पॉइंट में अगर पढ़ा दूंगा तो बस बोलना पड़ेगा मेरे को, 60 पॉइंट में लिखा रहेगा, लेकिन उससे आप उतना बेनिफिट नहीं मिल पाता। ठीक है, चलिए देखते हैं पढ़ना या पठन कौशल में दक्षता क्या होता है। किसी भी लिखित भाषा को पढ़ने की क्रिया को पठन या पढ़ना कहा जाता है। तो कोई भी लिखित भाषा को हम लोग जब पढ़ते हैं, जैसे अभी आप सुन रहे हैं प्लस जो स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है नोट्स, उसको आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका पठन कौशल होगा। जैसे पत्रिका पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, समाचार पढ़ना, पुस्तकें पढ़ना आदि, ये सारी चीज़ें आती है पठन या पढ़ना। भाषा शिक्षण की दृष्टि से पढ़ने से अभिप्राय। अब भाषा शिक्षण में क्या होता है? किसी भी व्यक्ति के द्वारा लिखित भाषा के अभिव्यक्त भाव और विचारों को पढ़कर समझना। अभी हम लोग ने क्या पढ़ा पहले, कि हम लोग ने पहले ही देखा कि पठन या पढ़ना क्या होता है। तो पठन या पढ़ना क्या होता है? जो हम किसी लिखित भाषा को पढ़ लेते हैं वो पठन हो गया, पढ़ना हो गया। अब उससे कोई मतलब नहीं कि उसमें लिखा क्या है, समझना या कुछ नहीं, आप बस थ्रू एक बार गति से पढ़ लीजिए, वो आ गया पठन या पढ़ना। लेकिन भाषा शिक्षण की बात कर रहे हैं तो आप जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसको समझना भी है, उसके भाव को, विचारों को समझ कर पढ़ना, ये आपका भाषा शिक्षण के अंतर्गत पठन का अर्थ है। ठीक है, इसमें क्या क्या प्रमुख तत्व है तो ये पूछता, ध्यान रखेंगे। पठन कौशल के अंतर्गत प्रमुख तत्व मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। पठन कौशल के अंतर्गत जो 2 प्रमुख तत्व है, अर्थ का बोध, आपको अर्थ का बोध होना चाहिए, आप किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हैं। दूसरा है भाव की प्रतीति, आप उस भाव को समझ पाएँ। ठीक है, जिस भाव से वो लिखा हुआ है, तो ये आपका होगा पठन कौशल के 2 मुख्य तत्व हैं। यह अलग बात है कि पढ़कर अर्थ और भाव को किस सीमा तक समझा गया है। ठीक है, अब वो अलग अलग स्टूडेंट में बोल सकते हो या शिक्षक में, वो अलग अलग उनकी योग्यता पर निर्भर करता है, या उसमें जितना कौशल हो पाया है, दक्षता, उस पर निर्भर करता है कि कोई थोड़ा कम समझ पाता है, कोई ज़्यादा समझ पाता है, कोई उसके अंदर के भाव को जो लिख भी नहीं पाया उसको भी समझ लेता है। ठीक है, तो ये अलग अलग बात है। पठन कौशल के 2 प्रकार होते हैं, एक मौखिक पठन या और एक मौन पठन। ठीक है,
इसको भी समझिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, इसको डिटेल करने की जरूरत नहीं, आप लोग समझ पा रहे हैं, मैं यहीं पर समझा देता हूँ। मौखिक पठन मतलब जो बोल के पढ़ रहे हैं, जैसे मैं अभी इसको पढ़ा, पठन के 2 प्रकार होता है, तो ये मौखिक पठन। अब जब आप मन में पढ़ते हैं, कहीं जैसे लाइब्रेरी में आप बैठ के पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी में तैयारी कर रहे हैं, तो आप मौन पठन का यूज़ करते हैं, मन में जो पढ़ते हैं वो मौन पठन। तो ये इसको भी पूछा गया कई बार, पठन के 2 प्रकार होते हैं, एक मौखिक पठन और मौन पठन, ठीक है, ये दोनों। तो बस इतना ही था आज की क्लास में, यहाँ तक आप कंप्लीट कर लीजिएगा, इतना पर्याप्त है आज की क्लास के लिए। और जल्दी 2-3 क्लास और बचा है, लगभग 3-4 क्लास और है। मूल्यांकन वाला टॉपिक भी करना है ना, ठीक है, उसको भी करा देंगे। मूल्यांकन वाला जो टॉपिक है इम्पॉर्टेंट है, हिंदी पेडागोजी में मूल्यांकन का जो टॉपिक है, ठीक है, रिमेडियल, ये सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। तो लगभग 3-4 क्लास और होगी, इस सप्ताह इसको ख़त्म कर देंगे, हिंदी शिक्षण शास्त्र। उसके बाद अगला टॉपिक क्या स्टार्ट करना, मतलब अगला सब्जेक्ट क्या स्टार्ट करना है, आप कमेंट कर दीजिए। आप लोग कमेंट जरूर करिए करें, क्लास समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या चेंजेस करना है, ठीक है, और क्या फॉर्मेट चेंज करना है, क्योंकि शॉर्ट नोट्स के अनुसार पढ़ाना थोड़ी है, तो ये सारी चीज़ें आप कमेंट कर बताइएगा। और अगला सब्जेक्ट क्या स्टार्ट करना है वो भी बता दीजिएगा, ताकि हमारी जो टीम है वो नोट्स तैयार कर पाए और आगे तैयारी कर पाए, ठीक है। बताइएगा अभी हम लोग ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। बाल विकास के लगभग 25 क्लास अभी करेंट में हम लोग करवाएं, एक बार कई बार तो सिलेबस और पढ़ा चुके हैं, अभी करेंट की बात कर रहे हैं, तो 25 क्लास आपके बाल विकास के हुए हैं, ठीक है। उसके बाद हिंदी पेडागोजी के 15 क्लास हो गए आज करके, ठीक है। इससे पहले गणित शिक्षण शास्त्र के भी क्लास हुए हैं, तो देख लीजिएगा। उसके बाद आपको जो और पढ़ना होगा, सामाजिक अध्ययन बोलेंगे, सामाजिक अध्ययन पढ़ा देंगे। इंग्लिश पेडागोजी बोलेंगे तो बहुत शानदार तरीके से इंग्लिश पेडागोजी की जो क्लास है, ठीक है, अंग्रेजी शिक्षण शास्त्र का, उसको भी मैं पढ़ा दूंगा सरल शब्दों में हिंदी के थ्रू, ठीक है, ताकि आपको पेपर में क्वेश्चन करने में आसानी हो। एक बार मैंने पढ़ाया भी है, पुराने जिन्होंने क्लास देखे होंगे, ठीक है, तो मैं दोबारा बोलेंगे तो उसको अच्छे से और पढ़ा देंगे। तो कमेंट करके आज बता दीजिएगा और क्या क्लास इसके बाद लेना है अगले सप्ताह से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट। इसको शेयर कर दीजिए, नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी अपडेट हो आपको मिल जाए। और जिन लोग भी अभी प्रैक्टिस बैच से नहीं जुड़े हैं, तत्काल मैसेज कीजिएगा, नंबर एक बार फिर से बता देता हूँ, 75 83 86 44 61। नाम मात्र की फीस है, केवल टाइपिंग शुल्क आपसे 1 टाइम लिया जाता है। फिर जब तक पेपर नहीं होगा, चाहे जितने बार सिलेबस हो जाए, कंटिन्यू आपको हम लोग छोड़ते नहीं है, कंटिन्यू आपको बार बार रिवीजन कराते थे, एक एक टॉपिक टारगेट देके, ठीक है, क्योंकि अभी पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी आपको प्रैक्टिस और अपनी कंटिन्यूटी को बना कर रखना है, क्योंकि अभी कब आएगा पेपर पता नहीं है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शेयर कीजिए इसको।